Hello everyone. So today we are starting economics small scale industry. Small scale industry means the industry whose investment is less than 10 crore with a turnover of less than 50 crore. मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें आप इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक कर सकते हो या 10 करोड़ से कम, और उसका टर्नओवर जो होगा मतलब उसकी जो सेल वेल होगी साल भर की डीलिंग वो 50 करोड़ से कम होगी, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है? विलेजेस और टाउन्स में ये इंडस्ट्रीज खोली जाती है बाय कार्वी कमेटी के अंडर। कार्वी कमेटी होती है जो रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना चाहती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज का मेन गोल होता है उस एरिया को डेवलप करना। तो जिसके लिए वो वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोलती हैं जिनमें ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं होती, तो उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री। सो इनका मेन मकसद होता है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरिया में डेवलप हों। और फिर ये क्या करती हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत होते हैं, तो ये रॉ मटेरियल बनाती हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज़ करता है और उससे बड़ी इंडस्ट्रीज उस फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग मटेरियल टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, and large scale industry is making the final product from that material. So when they are transporting the goods to the large scale industry, due to that transportation facility is also required. So with this transport facility is also increasing. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से दो फायदे हुए। हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया, दूसरा हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस हो जाती है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में भी डेवलप हो जाती हैं। तो ये दो फायदे होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। नाउ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती हैं। लेबर इंटेंसिव मीन्स यहाँ पे मशीनों का कम यूज़ होता है, लेबर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देने के लिए ये जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ नहीं करते। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स यूज़ करना, तो दे आर यूजिंग लेस मशीन्स एंड मोर लेबर। ड्यू टू दैट द प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, विल बी सॉल्व। So this is the first characteristic of this industry. Second characteristic, small scale industry shows locational flexibility and is therefore equality oriented. इसका मेन मकसद होता है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ऐसे लोकेशंस में खोली जाती है इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इक्वालिटी लाना है हमें हर एरिया में। तो इक्वालिटी तभी आएगी जब हमारा रूरल और अर्बन एरिया डेवलप होगा। तो ये रूरल एरिया में अगर ज़रूरत है तो रूरल एरिया में खोल दी जाएगी, अर्बन एरिया में ज़रूरत है तो अर्बन एरिया में खोल दी जाएगी, जिससे सोशल इक्वालिटी हो हर एरिया में, हर एरिया का बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो। और जब हर एरिया का ग्रोथ होगा दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कंट्री की ग्रोथ होगी। The small scale industry shows locational flexibility, means whichever location it's required, it will be going to start. And it is starting for helping the large scale industry. So nearby large scale industries they are opening so that transportation cost will be less, raw material will be available easily. Then next, small scale industry needs small investment and is therefore equity oriented. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे पैसे कम लगते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो व्हेन मनी इज लेस तो हम लेस इन्वेस्टमेंट करके ये कोई भी खोल सकता है, और मनी इन्वेस्ट करके जब हम खोलेंगे ये तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से डेवलपमेंट हो रहा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्पफुल है। सो दिस थिंग्स आर क्लियर। Yes, ma'am. Then our next topic is trade strategy of import substitution. What do you mean by import substitution? Import substitution का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम import करते हैं, मतलब जो चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं, उसके substitute goods हम अपनी country में ही बनाएं, उसको कहा जाता है import substitution। जैसे पहले हम लोग कॉस्मेटिक आइटम्स, मशीन्स, या फिर आप ले लो कार्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर से परचेज करते थे, हमारी कंट्री में इंपोर्ट होते थे, तो हम लोग फॉरेन गुड्स ही यूज़ करते थे। अब क्या हो रहा है, हमारी कंट्री ने देखा कि जब हम फॉरेन से गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा चला जा रहा है, क्योंकि टैक्स के कारण रेट बढ़ जाता है। तो वो, और इससे हमारा पैसा जब बाहर जा रहा है तो धीरे धीरे हमारी इनकम कम हो जा रही है, क्योंकि हाई कॉस्ट में उन लोग ये चीज़ें बेचते हैं। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। मीन्स जो जो चीज़ें हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, उसका सब्सटीट्यूट हम लोग अपनी कंट्री में खुद बनाएंगे। तो जब उसके सब्सटीट्यूट हमारी कंट्री में खुद बनेंगे तो वो कम रेट में मिलेंगे, और जब कम रेट में मिलेंगे तो लोग फिर फॉरेन गुड्स ना लेकर अपनी कंट्री के गुड खरीदना चालू कर लेंगे। तो उस चीज़ को कहा जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। Clear what do you mean by import substitution? Which is also called as inward looking strategy. Inward looking strategy means we are seeing our nation, inward looking, we are seeing our country growth, we are seeing our country beneficial points. So that is called inward looking strategy. Clear the meaning of import substitution? Yes, ma'am. So import substitution, when they are doing, so some points they have given which they have to keep in mind carefully. एक एग्जाम्पल और है, हमारे यहाँ रामदेव बाबा, जो चीज़ें हम लोग बाहर से खरीदते थे वो सारे सब्सटीट्यूट उनने अपनी फैक्ट्री में बनाना चालू कर दिया है। तो पतंजलि में, तो पतंजलि हमारी क्या है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रही है, फॉरेन की डिमांड कम करती जा रही है और इंडिया के गुड्स की डिमांड ज़्यादा करती जा रही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। Now, import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world. तो यही अभी मैंने बताया, import substitution का मतलब हम वो goods अपनी country में बनाते हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं। This is a strategy to save foreign exchange. तो ये एक strategy है जिससे हम foreign पैसा जो हमारा जा रहा है वो यहीं की यहीं रुक जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स। तो हम उस फॉरेन एक्सचेंज, जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है, उसकी जगह हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करें। हमारी कंट्री में मॉडर्न मशीन्स आएंगी, मशीन्स गुड्स बनाएंगी, हमारी कंट्री में ही गुड्स की जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, हम वो मशीन्स खरीद कर अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी ले आएँ, और फॉरेन के गुड्स ना खरीद कर फिर हम अपनी कंट्री के गुड्स खरीदें, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। Then by adopting inward-looking trade strategy, government prefer to economize the use of foreign exchange. तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से गवर्नमेंट मेन क्या चाह रही है कि हम कम से कम फॉरेन एक्सचेंज करें, मीन्स हमारा पैसा कम से कम बाहर जाए, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन करें मीन्स हम गुड्स ज़्यादा बेचें अपनी कंट्री के, जिससे फॉरेन कंट्री का पैसा हमारे यहाँ आए। दैट मीन्स हम अपना खरीदें कम बाहर से, बट हम अपने गुड्स को बेचे ज़्यादा, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज की मनी आए। क्लियर व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन? Yes, ma'am. Now next topic is silent features of growth of a strategy during the 1950 to 1990, its goods effect and bad effects. Means what are the features? 1950 से 1990 में हमारी कंट्री में धीरे धीरे किस चीज़ की ग्रोथ हुई, और कौन से गुड इफेक्ट हुए हमारे यहाँ और कौन से बैड इफेक्ट हुए हमारे यहाँ। तो पहला है, पब्लिक एंटरप्राइजेस वो प्ले अ सेंट्रल रोल, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स का मेन रोल था उस समय, प्राइवेट सेक्टर्स का सेकेंडरी रोल था, जिनको पहले लाइसेंस लेना कंपलसरी था, लाइसेंस लेकर ही वो इंडस्ट्रीज बना सकते थे और गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे।
वो भी लाइसेंस में जितने गुड्स की परमिशन होगी कि आप बस 1000 गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो बस आप 1000 गुड्स ही मैन्युफैक्चर करोगे, उससे ज़्यादा गुड्स आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे। तो ये थी। देन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चालू हुई, इंडस्ट्रीज बनी, जिसमें हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रायोरिटी दी और एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रायोरिटी दी। और एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाह रहे थे कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें, फॉरेन कंपटीशन फेस करें, जिसके लिए हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट जो हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगाते थे। तो जब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग कम खरीदेंगे। फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटा, और ऊपर से कोटा फिक्स कर दिया गया कि बाहर से बस हम इतना ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो ये दो चीज़ें पॉलिसीज बनाई गई जिससे हम अपनी कंट्री को इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में ग्रोथ कर सकें। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी गई जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सुधारी गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई गई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रही थी। आ गई ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में, क्या फायदा हुआ 1950 से 1990 में हमारे नेशन में। Yes, ma'am. So now our next topic is good effect and bad effect, and our chapter ends here. So good effect means क्या अच्छी बातें हुई। तो क्या अच्छी बातें हुई बताओ जरा, आपने इतना सारा पढ़ा है, बताओ क्या अच्छी बातें हुई हमारे नेशन में। Employment opportunity increased. Yes, employment opportunity increase in our nation. Second, GDP increases. GDP increases. Okay. Economic growth increased. Economic growth got a big push. ठीक है। Developing infrastructure. Infrastructure development हुआ, good. And then Growth of large scale and स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ हुई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ हुई। तो ये गुड पॉइंट्स देख लो, यही दिए हैं सारे पॉइंट्स जो आपने अभी बोले। तो क्लियर हो गई ये गुड पॉइंट सबको, इट्स क्लियर। Yes, ma'am. ओके, देन बैड पॉइंट्स। बैड पॉइंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बताओ आप अब बैड पॉइंट्स क्या हुए। चलो सुनो फिर। सबसे पहले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्लानर्स रियलाइज एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा था तो इनने देखा कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखी है। तो गवर्नमेंट के जो डोमिनेंस पावर हमारे ऊपर चल रहा था, तो हम लोग अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। तो जो हम चाह रहे हैं हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट हो रहा था। पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली रोल चल रहा था, तो वो बस सोशल प्रॉफिट देखते थे, और मालूम ही है गवर्नमेंट सेक्टर में कितना इनएफिशिएंट काम होता है, करप्शन का काम होता है, चीटिंग के काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही थी, जिससे हमारी कंट्री को अननेसेसरी लॉस बियर करना पड़ रहा था। फिर उनने फिक्स करके रखा था कि इंडस्ट्रीज चालू करनी है तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर हम लाइसेंस नहीं लेंगे तो हम इंडस्ट्री चालू नहीं कर सकते, और अगर लाइसेंस लिया तो उसके बाद भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि तुम्हें ये प्रोडक्ट बनाने पड़ेगा और इतना ही बनाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम बना नहीं सकते, और इतने में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव था सोशल इक्वालिटी। मगर इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर्स को लॉस हो रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम आने लगी। फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें गुड्स अच्छे बनाने थे, क्योंकि कंपटीशन फॉरेन कंट्री से फेस करना था। तो अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे तो हमारा कंपटीशन कम हो जा रहा था, तो हमारे गुड्स कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तो हमें गुड क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ रहा था, जो कंट्री करप्टेड होने के कारण हो ही नहीं रहा था। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, तो हम सोच रहे थे फॉरेन करेंसी को रोकेंगे अपनी कंट्री में, क्योंकि हम अपने गुड्स यहीं के यहीं बनाएंगे। बट इनएफिशिएंट पॉलिसी, तब हमारी कंट्री के लोगों ने देखा कि अब कंट्री वालों को अपने प्रोडक्ट्स ही बना खरीदने हैं, तो उन्हें क्वालिटी कम कर दी, प्राइजेस हाई कर दिए, जिसके कारण अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। एंड
इवन गोल्ड रिजर्व्स वगैरह भी हमें जरूरत रहती है, तो ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी थी। आया बैड इफेक्ट समझ में सबको? Yes, miss. So conclusion, you can write now what you have in short learned through this chapter. Okay, so all these things are clear to everyone now. Keep studying.